नमस्कार, आप देख रहे हैं 2 दूनी 4 और आपके साथ मैं हूं श्वेता और हमारे साथ हैं आनंद। तो श्वेता और आनंद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और इस वक्त तमाम बड़ी खबरें, जैसा कि आपको पता है कि दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी रहती है नजर, और इस खास बुलेटिन में हम उन तमाम खबरों से रूबरू आपको कराते हैं जो कि आज बनी है सुर्खियां। और हमारी कोशिश यह है कि कोई भी बड़ी खबर या उससे जुड़ा अपडेट, उससे आप ना रहें बेखबर और आपको करने बाखबर। हम आते हैं हर रोज शाम 4 बजे, मैं और श्वेता। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सुपर डोज। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अधीर रंजन चौधरी के बयान पर मचे घमासान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आपत्तिजनक बयान को लेकर आज लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता से माफी की मांग को लेकर सदन में खूब हल्ला किया। बीजेपी की ओर से सांसद स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा। सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मोर्चा खोले रखा और कई बीजेपी सांसदों ने संसद भवन की परिसर में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे बीजेपी ने राष्ट्रपति का अपमान बताया। लेकिन अपने इस बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा है कि उनकी जुबान फिसल गई थी और वो इस पर अपनी गलती भी मान चुके हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बंगाली हैं और वो ठीक तरीके से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, इसलिए गलती हो गई होगी, जिसके लिए वो माफी भी मांग लेंगे राष्ट्रपति से। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य, हर संस्कार के विरुद्ध है। ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द some ruling parties members and the party in a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill. रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि उधर पश्चिम बंगाल में ईडी ने घोटाले के आरोप में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर छापा मारा। ईडी को इस कार्रवाई में फ्लैट से करीब 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ है। इतनी बड़ी रकम गिनने में ईडी अधिकारियों को 10 घंटे का वक्त लग गया। इसके लिए 3 नोट गिनने वाली मशीनों को भी मंगाया गया। बताया गया कि अर्पिता ने यह पैसा फ्लैट के टॉयलेट में छिपा कर रखा था। नोटों की गिनती पूरी होने के बाद कैश को ले जाने के लिए कई बॉक्स मंगाए गए, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी के अधिकारी एक ट्रक में रखकर अपने साथ ले गए। वैसे श्वेता, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अर्पिता के घर से इतनी भारी संख्या में इतना भारी भरकम कैश, या कहें कि कैश का पहाड़ मिला है। इससे पहले भी ईडी ने अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ कैश और कीमती सामान बरामद किया था। ईडी ने अब तक की कार्रवाई में अर्पिता के ठिकानों से 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है। आपको बता दें कि हाल ही में ईडी ने टीचर भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार ममता सरकार को घेरने में जुटा है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर इतनी देर तक ममता मेहरबान क्यों रही, मंथन क्यों करती रही पार्थ चटर्जी को लेकर, जबकि विपक्ष पहले दिन से उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। अब इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
नहीं, मैं पहले ही दिन बोल दिया था जिस दिन 20 करोड़ मिला, ये तो खाली कण मात्र है। तो वो पता चल रहा है, हमें मालूम है, सामान्य लोगों को मालूम है कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ होटल है, कहाँ रिसोर्ट है, कहाँ फ्लैट है, कहाँ पैसा है, सब जानते हैं। हाँ, शायद इनके पास भी एविडेंस था, लेकिन मैन पावर नहीं था। अभी जैसे जैसा आगे बढ़ रहा है इंक्वायरी, सब सामान हाथ आ रहा है। सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। जन जन को लूटा गया बंगाल का, पूरा बंगाल से पैसा आया है। कई नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी इसमें लिप्त हैं। तो ये सब सामने आएगा और जितना जल्दी आ जाए बंगाल कलुष मुक्त हो जाएगा। तो नोटों का पहाड़ तो आपने देख लिया, अब जरा असली पहाड़ों का रुख कर लेते हैं, जहां भारी बरसात से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। लिहाजा लोगों की मदद के लिए सरकारी एजेंसियों को युद्ध स्तर पर लगा दिया गया है। पहले बात कश्मीर के गांदरबल इलाके की करते हैं, जहां बारिश के साथ आए मलबे से श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से वहां आवाजाही को बंद करना पड़ा, आवाजाही को रोकना पड़ा। रास्ते को खोलने के लिए बीआरओ की टीम ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बीआरओ की टीम को इस काम में मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि मलबे के साथ आए बड़े बड़े पत्थरों को रास्ते से हटाना काफी मुश्किल हो गया था। बिल्कुल, आपको बता दें कि लिहाजा पत्थरों को हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल यहां करना पड़ा। वहीं जम्मू रीजन में भी जोरदार बारिश ने नदियां और नाले, जिसकी वजह से उफान पर आ गए हैं। रिहायशी इलाके में भी कई फीट तक पानी भर गया है। शहर की सड़कों पर भी सैलाब का कब्जा आपको यहां देखने को मिलेगा, जिसका असर ट्रैफिक पर पड़ा है। उधर उत्तराखंड में भी बीती रात से हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। चमोली में जगह जगह पहाड़ों के खिसकने से हाईवे बंद हो गए हैं, जिस कारण जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। इन बंद रास्तों को खोलने के लिए प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, मगर बारिश की वजह से राहत टीमों को दिक्कत पेश आ रही है। पहाड़ों पर बारिश से बिगड़े हालात की 3 तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाई और आपने देखा कि देखिए किस तरह से लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है और साथ ही ट्रैफिक की समस्या अलग आ रही है। जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 12 घंटे से जमकर बारिशें हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ सिर्फ बारिश ही बारिश है और इतनी तेज और मूसलाधार बारिश पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है कि अब कई नदी नाले उफान पर है। और आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से इस सबसे बड़े कश्मीर के दरिया में भी पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां तक कि मौसम विभाग का कहना है, मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि करीब आने वाले 24 घंटे के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में तेज बारिशें होंगी और खास तौर से पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर जो है इस बारिश के कारण फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं और कई जगहों पर मड स्लाइड्स। यही कारण है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ श्रीनगर कारगिल हाईवे भी यातायात के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि दोनों राजमार्गों पर जो है कई जगहों पर चट्टानें खिसक आई हैं और कई जगहों पर मड स्लाइड्स आए हैं, जिसके चलते ये दोनों जो राजमार्ग हैं फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में भी मौसम का बिगड़ा मिजाज लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। वहां कुल्लू जिले के बागा सराहन पंचायत के पास बादल फटने से हाहाकार मच गया। सैलाब के साथ मलबा इतनी तेजी से नीचे आया कि लोगों के बीच हड़कंप मच गया। बादल फटने के बाद का जो वीडियो सामने आया है, देखिए तस्वीरें, उसमें सैलाब के साथ मलबा तेजी से गांव की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस मलबे की चपेट में जो कुछ आया उसे सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि 26 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है, जिनमें कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। गांव के कई घर सैलाब की चपेट में आने से पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही राहत टीमें लोगों की मदद के लिए मौके पर रवाना कर दी गई। और पहाड़ों के बाद अब रुख करते हैं मैदानी इलाकों का। राजस्थान में भारी बरसात का दौर नहीं थम रहा। इस वक्त राज्य के कई जिलों में जोरदार बरसात से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। लोगों की मदद के लिए कुछ जगहों पर सेना को उतारना पड़ा है, जिसकी एक तस्वीर जोधपुर से सामने आई है। वहां एक इलाके में फंसे लोगों को जवानों ने नाव के जरिए सुरक्षित जगह पर पहुंचाया।
आपको बता दें कि सेना के अलावा दूसरी सरकारी एजेंसियां भी राहत के काम में लगी हुई हैं। निचले इलाकों से पानी निकालने के लिए मोटर पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं जोधपुर के ही लोहावट कस्बे में नालों के उफान पर आने से 3 जगह पर रेलवे ट्रैक उखड़ गए, जिसके बाद डीआरएम गीतिका पांडे ने बताया कि ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए रेलवे की टीमें मौके पर भेज दी गई हैं ताकि जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक को बहाल किया जा सके। और आपको सुनवाते हैं क्या कहना है दीपिका पांडे का। 24/7 ये कंट्रोल है, जहां पे मेरी पूरी टीम, सीनियर डीएम, एडीआरएम, पूरी टीम यहाँ पे मैन है। और इसी तरह हम लोगों ने 4 टीम्स बनाई हैं जो पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए स्टेशन पे भी प्लेस्ड हैं। मेडिकल टीम को भी रखा गया है, केटरिंग की व्यवस्था की गई है, आरपीएफ उनकी सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की गई है। अभी हम लोग वेदर फोरकास्ट को देखते हुए प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह कहां पर जरूरत होगी। कई जगह ब्रीचेस भी हुए हैं, ट्रैक्स के नीचे पानी चला गया है, तो पूरी की पूरी टीम साइट पे भेजी गई है। नहीं का जहां आज शाम 6 बजे से 44वें चेस ओलंपियाड की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे, जो भारत के लिए ऐतिहासिक पल होगा। इस महा इवेंट के लिए चेन्नई पूरी तरह से तैयार है और खास बात यह है कि चेन्नई को चेस बोर्ड की शक्ल दे दी गई है। जी हां, जहां पर आयोजन हो रहा है वो उसके आसपास के पूरे इलाके को चेस बोर्ड की शक्ल में रंगा गया है। शहर के कई हिस्सों को शतरंज की थीम पर भी सजाया गया है। साथ ही इवेंट के जो लोगों के बड़े बड़े पोस्टर्स में शहर में लगा दिए गए हैं, जिन पर नम्मा चेन्नई, नम्मा चेस लिखा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये ओलंपियाड आज से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 2000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जो कि 200 देशों के खिलाड़ी हैं। अहम बात यह है कि पहली बार ये ओलंपियाड भारत में हो रहा है और इसमें रिकॉर्ड खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी है और यहां पर तमाम खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। 44वें चेस ओलंपियाड का आगाज हो रहा है, अपने आप में बड़ी बात। आपको बता दें कि पहले ये इवेंट रूस में होना था, मगर रूस यूक्रेन की जंग की वजह से इसे चेन्नई के महाबलीपुरम में शिफ्ट किया गया। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे क्रिकेटर से जिसकी प्रतिभा को देखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उसकी मदद का फैसला किया है। असल में राजस्थान के राजसमंद जिले के रहने वाले 16 साल के तेज गेंदबाज भरत सिंह की गेंदबाजी की प्रैक्टिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद क्या हुआ आनंद बताएंगे। जिसे राहुल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए भरत की गेंदबाजी की तारीफ की और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उसकी मदद करने की अपील की, जिसके बाद अशोक गहलोत ने आनंद फानन में राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से संपर्क किया और अब भरत को जयपुर ले जाया जा रहा है, जहां वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीएम हाउस में मुलाकात करेगा। प्रशासन की ओर से भरत को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। उन्होंने यही बोला कि पहले नाम वाम पता पूछा, फिर उन्होंने बोला कि आपका वो ट्वीट किया है, ट्विटर पर आया था, वीडियो आया है। उन्होंने बोला आपको क्या हेल्प चाहिए, तो मैंने उनको जो मेरी परेशानियां थी वो मैंने बताई, तो उन्होंने बोला आपकी मदद जरूर करेंगे। वो सर मेरे ननियाल का है, मैं 3 साल से ननियाल में ही पढ़ाई कर रहा हूँ 9वीं से, और वहाँ एक बीड़े में खादरे में वो मैंने पीच बनाई हाथों से, वो थोड़ा खोदा, व्यवस्थित किया, समतल किया उसको, और वहाँ से मिट्टी से गारे का लेप करके थोड़ी कड़क पीच बनाई। थोड़ा रोलर की जगह मैंने पत्थर का इस्तेमाल किया, बड़े बड़े थोड़े, और कड़क की पीच को। फिर मैंने जो घर पर एक मछली की जाली जैसी कोई नेट मंगवाई हुई थी, तो वो मैंने सोचा कि यार क्यों ना यहाँ पर प्रैक्टिस चालू कर दे, वो जाली बांध कर पीछे से। तो फिर मैंने सर वहाँ पर लगातार लेदर से प्रैक्टिस चालू कर दी। तो भरत की बातें आपने सुनी, कितना एफर्ट उन्होंने अपने मुकाम को हासिल करने के लिए लगाया है और आखिरकार उनकी कोशिशें अब रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। वैसे भरत इस देश में अकेले नहीं हैं जो जज्बे से इतने भरे हुए हैं अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए। अब एक और कहानी आपको बताते हैं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली रानी भट्टी ने अपने जोश और जुनून से इतिहास रच दिया है। रीना ने लद्दाख की 2 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर तिरंगा फहराया। रीना के मुताबिक उन्होंने केवल 70 घंटे में लद्दाख की 6250 मीटर ऊंची माउंट कांग यात्से और 6240 मीटर ऊंची माउंट जू जोंगो चोटी को फतेह किया। रीना हिसार से 10 जुलाई को रवाना हुई थी और 13 जुलाई की शाम को बेस कैंप
पहुंची थी। बिल्कुल, मगर आपको बता दें कि मौसम खराब होने के कारण बेस कैंप में ही रीना को रुकना पड़ा। मौसम साफ होने के बाद उन्होंने 17 जुलाई की रात को चढ़ाई शुरू की और 18 जुलाई को चोटी की फतह पर तिरंगा फहराया। इन दोनों चोटियों को एक साथ फतह करने वाली रीना हरियाणा की पहली पर्वतारोही बन गई हैं। इसके लिए रीना करीब 1 साल से प्रैक्टिस कर रही थी। रीना ने बताया कि अब उसका लक्ष्य 2023 में माउंट एवरेस्ट चोटी को फतह करने का है। तो ऊंची उड़ान भरने के लिए केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता, उसके लिए जुनून और मेहनत भी जरूरी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएंगे हम दोनों चारों तरफ की खबरें लेकर 2 दूरी 4 में। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।